तो उत्तराखंड की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, जहां पर सवाल खड़ा हो रहा है कि हिंदुओं के हृदय में कौन जगह बनाएगा। हिंदुत्व का हृदय सम्राट। सियासत की लड़ाई में बीजेपी अब तक जिस पिच पर खेलना पसंद करती थी, अब उस पिच पर कांग्रेस भी उतर चुकी है। ना सिर्फ उतर चुकी है, बल्कि जिस अंदाज में सियासत हो रही है, उसने उत्तराखंड की सियासत को बदलने का मन बना लिया है। केदारनाथ की पदयात्रा क्या कांग्रेस का भविष्य बदलेगी, किस्मत बदलेगी? क्योंकि कांग्रेस ने जो सियासी दांव खेला है, वो दांव दिलचस्प है, क्योंकि इसके मायने सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। ना सिर्फ हिंदुत्व के लिहाज से, बल्कि सियासत के लिहाज से भी। आप ये कहेंगे कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं, तो वो इसलिए, याद कीजिए अयोध्या, फैजाबाद सीट है, लेकिन अयोध्या, सदन में उसकी गूंज आपने सुनी होगी। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हिंदुत्व का झंडा उठाने वाली बीजेपी अयोध्या हार गई। कोड में खाज ये कि बद्रीनाथ सीट थी कांग्रेस के पास ही, दल बदल हुआ, चुनाव हुआ, उपचुनाव में कांग्रेस जीती और बीजेपी हार गई बद्रीनाथ सीट। और पार्टी के बड़े नेता कार्य समिति की बैठक में मंच से कह रहे थे केदारनाथ मत हारना। यानी अयोध्या, बद्रीनाथ और केदारनाथ, एक बहुत बड़ा सियासी संदेश। और इसीलिए कांग्रेस ने मन बनाया कि हरिद्वार से यात्रा होगी, केदारनाथ बचाओ यात्रा। और यहां धामी सरकार ने फैसला किया कि दून विश्वविद्यालयों में हिंदू मान्यताओं की पढ़ाई होगी। यानी सरकार की हिंदुत्व प्रचार की तैयारी है, सनातन के सम्मान की तैयारी है। अब किसके दाव में कितना दम, आज करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। तो लीजिए जनाब, उत्तराखंड की सियासत अब हिंदुत्व की हिमायती बनने की ओर बढ़ चली है। एक तरफ केदारनाथ धाम मुद्दे के बाद अब धामों के कॉपीराइट को लेकर जहां धामी सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला लिया है, तो वहीं कांग्रेस में केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ पैदल यात्रा का आगाज कर एक नई सियासी लड़ाई शुरू कर दी है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्तुषेसार्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थयेत ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। कांग्रेस के नेता हरिद्वार से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा पर निकल चले हैं, और वो भी हरिद्वार में गंगा को प्रणाम करने के बाद। यात्रा के दौरान कांग्रेस अपनी जनसभाओं में जनता से बीजेपी सरकार की पोल खोलने का काम करेगी, जबकि भाजपा सरकार ने कांग्रेस से आगे निकलने की कोशिश करते हुए धामी सरकार की कैबिनेट ने आने वाले सेशन से दून विश्वविद्यालय में कल्चरल ऑफ हिंदू स्टडीज पढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि सनातन धर्म के लोग बीजेपी के साथ जुड़े रह सके और सनातन का प्रचार हो सके। सरकार के फैसले के बाद अब जनता भी कहने लगी है कि आखिर पक्ष विपक्ष में अंतर क्या है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सकारात्मक बातें पढ़ाएं और फैक्चुअल बातें जो असल में हुई हैं वो पढ़ाएं, तो हमें कोई गुरेज नहीं है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर अपनी ही दृष्टिकोण को आगे बनाना है, अपनी विचारधारा को, गॉडसे की विचारधारा को पल्लवित पुष्पित करना है, तो हमें सख्त ऐतराज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये भूल रही है कि सत्ता पर फेविकॉल का जोर नहीं होता।
इन्होंने भी कुर्सी से उतरना है और आगे कम से कम आंख मिलाने जैसी शर्म इनके अंदर होनी चाहिए कि बच्चों को कम से कम अपनी राजनीति से दूर रखना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। समाज में नफरत नहीं, प्रेम फैलाने का संदेश लेकर जाए। इस तरह की शिक्षा दीक्षा बच्चों के साथ होनी चाहिए। उनके जीवन और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए अपनी विचारधारा को अगर ये आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस आपत्ति दर्ज कराएगी। हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हिंदू स्टडी सेंटर अपने उत्तराखंड के दून यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में खोलने का जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और भारतीय संस्कृति और परंपराओं को और हमारे धर्म से संदर्भित सभी चीजों का ज्ञान हमारी भविष्य की पीढ़ी को मिले और हर चीज से वो विज्ञ हो, इसके लिए उनके द्वारा जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि हिंदू स्टडी सेंटर खोला जाएगा और वहां पर हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने देश के जो हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है उससे संदर्भित शिक्षा दी जाएगी। तो निश्चित बहुत सराहनीय कार्य मंत्रिमंडल द्वारा किया गया। तो हिंदुत्व का हिमायती कौन, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा रहे हैं। तीनों मेहमान स्क्रीन पर हैं। गरिमा दसोनी कांग्रेस का युवा चेहरा है। आरपी रतूड़ी जी, डॉक्टर साहब कभी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हुए करते थे, आजकल बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं। हमारे साथ कुलदीप जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतूड़ी साहब आप ही से शुरुआत करते हैं। जी सर देखिए आपकी पिच पर आकर खेल रहे हैं। हरिद्वार में गंगा आरती की और केदारनाथ बचाने के लिए निकल पड़े। यह तो बड़ी मुश्किल वाली कहानी हो गई नहीं? तिलक जी नमस्कार। जी नमस्कार रतूड़ी जी। अच्छी बात है, अगर भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे रहा है तो सनातन धर्म की तरफ इनका भी मोह आ रहा है तो अच्छी बात है। यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन इनको झांकना पड़ेगा हाँ। कि जिस हरिद्वार घर की पैड़ी को अपने कार्यकाल में नहर कहने वाले, अपनी सरकार के कार्यकाल में जुमे की नमाज के लिए सरकारी छुट्टी देने वाले, उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले अगर सनातन धर्म की शरण में आ रहे हैं तो ये एक्चुअली इनकी सनातन के प्रति रतूड़ी जी है, ये तो राजनीतिक है। प्लीज रतूड़ी जी का ऑडियो बढ़ाइए, पीछे से म्यूजिक कम करिए। रतूड़ी जी आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। वो जो जुम्मे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कोई कुछ लेटर वगैरह है कुछ? वो हाँ बिल्कुल है, आप कहेंगे तो आपको भिजवा दूंगा। हाँ भिजवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जरूर जरूर। नहीं अभी भिजवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हाथ में है मोबाइल, भिजवाइए आप। नहीं भिजवा दीजिए सर, निकालना पड़ेगा सर। इनाम मिलेगा आपको और मेरे को आधा आधा मिल जाएगा। हरीश रावत जी इनाम बांट रहे हैं पिछले 3-4 साल से। हजूर हम तो इनाम इनके मारे हुए हैं, इनाम ये क्या देंगे? नहीं तो आप मारे हुए वो बात ठीक है, लेकिन आप फिर या तो आदेश दिखाइए ना कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरा जो है वो आपने बताया कि जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी वाला। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, अकील अहमद इनका जो आदेश जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था तो नहीं ये सर सुनिए ना, सुनिए मेरी बात रतूड़ी सर। आप तो खुद कांग्रेस के अंग रहे हैं। जो बात रतूड़ी जी ने कही वो बात हरीश रावत जी ने बोली क्या? नहीं ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी, मैंने पार्टी हरीश रावत जी की मैंने तो कहा ना जुम्मे वाला तो नोटिफिकेशन हुआ। सर ठीक है, अभी उस पे जुम्मे वाली बात पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। खैर लेकिन एक मिनट गरिमा जी, जो बात रतूड़ी जी कह रहे हैं कि नहर कहने वाले गंगा मैया को आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान भी कर रहे थे और आरती भी कर रहे थे, गंगा आरती। कह रहे हैं चलिए अच्छा ही हुआ। देखिए गीता में ये साफ कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही कि धर्म की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ भी सच के बराबर। पीसीआर प्लीज ऑडियो उठाइए। 1 मिनट गरिमा जी, 1 मिनट। मेरी आवाज सुन पा रहे पीसीआर? ऑडियो उठाइए प्लीज। आप बोलिए गरिमा जी। आप जी मैंने कहा कि गीता में ये साफ तौर पर श्री कृष्ण ने
अर्जुन से, जब अर्जुन के मन में संकोच था अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर, तो उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें से एक बिंदु ये भी है कि यदि समाज रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो सच के बराबर ही माना जाएगा। वही कुछ माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुआ। एक आदेश आया कि गंगा के किनारे से लोगों को हटाना होगा, इतने मीटर तक कोई नहीं हो सकता गंगा नदी के, और बसावट इतनी ज्यादा थी, बसावट लाखों के संख्या में थी, और अगर सरकार बुलडोजर चलाने लगती योगी जी और धामी जी की तरह तो मुझे लगता है कि लाखों परिवार उजड़ जाते। इसलिए उनको ये एक रास्ता बीच का सूझा कि उसको इस तरह से उन्होंने पेश करा। और मैं इससे बिल्कुल नहर कहा था ना आपने गंगा को? नहीं, नहर कहा या नहीं कहा, लेकिन हाँ कुछ उन्होंने बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ किया था। मैं उसको, क्योंकि पूरा मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कुछ तो उसमें उन्होंने एंगल उसमें घुमाया था ताकि जो गंगा किनारे बसावट है उन पर बुलडोजर ना चलाना पड़े। अच्छा, ये यात्रा पर आइए, यात्रा वाला बड़ा दिलचस्प पहलू है। सूरत में अगर ये किया गया तो मुझे लगता है इंसानियत को बचाने के लिए, उसको शर्मसार होने से बचाने के लिए यात्रा वाला, यात्रा का मकसद जो था केदारनाथ बचाओ दिया करते थे मोटा। अब तो फैसला ये धामी सरकार ने ले लिया ना कि भाई कोई कॉपीराइट ना कुछ नहीं होगा, भाई किसी ने भी किया हो। नहीं, धामी जी के केवल कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होता तिलक जी। हाँ। हमने कई प्रस्ताव कैबिनेट में आते हुए देखे जिन्होंने दिन का उजाला तक नहीं देखा है। उसमें राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण एक प्रमुख बिंदु है जो आज तक उनको नहीं मिला और आज तक वो असंतुष्ट हैं। ये कैबिनेट में प्रस्ताव आ गया था 3 साल पहले। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब वो बिल लागू होगा, क्रियान्वित होगा, उसको तब देखेंगे। और 21वें बिंदु पर उसको रखा गया था, तो हम इसलिए भी हमारा संशय है कि प्राथमिकता नहीं है। नहीं, यात्रा का एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, केदारनाथ बचाओ यात्रा नहीं है कांग्रेस पार्टी की। केदार बाबा को बचाने की औकात और हैसियत किसकी है? केदारनाथ की सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है तिलक जी, उसके महत्व को जो कम किया जा रहा है, और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई है, हाँ। उस दिन से ये काम किया जा रहा है। कभी देवस्थानम बोर्ड का गठन करके, कभी QR कोड लागू करके, कभी बद्री केदार मास्टर प्लान के तहत वहां फर्जीवाड़ा पता चल रहा है, तो कभी जो है BKTC का अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलकर कहता है एक फिल्म बना रहा था, उसके चलते मुझे धमकियां मिल रही हैं अल्पसंख्यकों से। उसके अलावा सोना पीतल हो गया 228 किलो, उसका पता ही नहीं चल रहा। और तीर्थ पुरोहित कह रहे सोना क्या कर रहे हो, चांदी की भी तो बात करो। यहाँ तो चांदी भी था, वो भी गायब हो गया, सभी कुछ एक साथ पीतल हो गया। तो कहीं ना कहीं मामला तो गंभीर है। जी का इतना घोर अपमान जो किया गया है। देखिए, आप हिंदुत्व के हिमायती बनते हैं और यहाँ हिंदुत्व के हिमायती बनने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। निश्चित। तो फिर ऐसे में आपके होते हुए बताइए इस तरह के विषय सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक। देवस्थानम बोर्ड की वजह से तो मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। नहीं तिलक जी, अज्ञानता का ये कारण है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अध्ययन नहीं कर रही है। क्या ज्ञानता? आपको मालूम होना चाहिए कि एक आदमी आया, दान दाता है, उसने कहा कि केदारनाथ में मुझे सोना लगाना है। तो ये इनको भी टेक्निकली पता है कि सोना की परत तांबे की प्लेट पे लगती है। ये इनको भी मालूम है कि सोने की सीधी परत नहीं लगती, लेकिन ये क्योंकि राजनीतिक और अपनी मर्यादा नहीं तोड़ना चाहती, हमारी थोड़ी नैया पार हो रही है। इनको ये नहीं कभी भी 46 है और बाबा केदार का ही आशीर्वाद है कि 2022 में वो मिथक टूटा, वो मिथक उत्तराखंड में था कि अब की बार एक बार ये और एक बार वो उत्तराखंड की मैं कहूँ बाबा केदारनाथ वो बयान जिसमें आशीर्वाद दिया और जो है एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी बताई जा रही थी 228 किलो सोना दिए जाने की बात स्वयं BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कही है। तिलक जी एक मिनट, कुलदीप जी, ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने दाव बहुत जबरदस्त खेल दिया। अब इसका असर क्या होगा ये तो भविष्य के घर में है, और कांग्रेस के घर में भी इसका असर होगा ये भी तय है। कुलदीप जी, मेरी बात समझ रहे ना? माननीय प्रदेश अध्यक्ष खुद यात्रा को नेतृत्व कर रहे हैं और वही प्रदेश अध्यक्ष जो इस वक्त
बिल्कुल फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर सवाल उठाए गए। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, बल्कि मैं जो बातें कहना चाह रहा था वो सारी बातों को आपने रख भी दिया है। एक तो जो आपने शुरुआत में कहा कि ये चल क्या रहा है, मैं दरअसल मैं भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में ये भाजपा B2 पार्टी कहाँ से आ गई। क्योंकि कांग्रेस तो अपने उससे दिखाई नहीं दे रही है। जो कांग्रेस की जो अभी तक की राजनीति चली आ रही थी, जो उसने की है पिछले 70 सालों से राजनीति, वो इस समय उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस जिन चीजों को लेकर के बात कर रही है, दरअसल इन मुद्दों पर अक्सर भाजपा बात क्या करती थी, भाजपा चर्चा क्या करती थी। आज केदारनाथ मंदिर को लेकर के जो बात हो रही है कि वैसे गरिमा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कौन होते हैं हम केदारनाथ जी को बचाने वाले, सही बात है, लेकिन चूंकि वो एक राजनीतिक स्लोगन तो इसी तरीके का बना हुआ है ना, रक्षा को लेकर के, ठीक है। तो अगर एक मंदिर की रक्षा की बात आज याद आ रही है, तो जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त उसकी रक्षा का क्या था, जब राम मंदिर का आंदोलन था, या जो ज्ञानवापी में हो रहा है, क्या वो मंदिर नहीं था जो उसमें निकल करके आए हैं, या जो ईदगाह को लेकर के मथुरा वाला जो प्रकरण है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, ठीक है ना। दरअसल कांग्रेस के समय कांग्रेस थोड़ा सा उलझन में भी है और उत्तेजना में भी है। उत्तेजना इस चीज की है कि उसने 2 उपचुनाव जीते हैं, और उलझन इसलिए है कि वो बद्रीनाथ और जो फैजाबाद की जो सीट है जिसमें अयोध्या भी है, उसको लेकर के उसमें एक राजनीतिक उलझन है कि वो इस मुद्दे को लेकर के चले, इस मुद्दे के साथ चले, ठीक। और इन दोनों के बीच में हो ये रहा है कि कांग्रेस अपनी मूल राजनीति से कहीं ना कहीं भटकती दिखाई दे रही है। अब जो केदारनाथ यात्रा को लेकर के निकाला है, इसमें ये आपने भी जो बात कही कि कांग्रेस में, सही बात है, कांग्रेस कहां तक पहुंचेगी, लेकिन इस यात्रा का एक तो बड़ा लाभ होगा, वो करण मारा को जरूर दिखाई दे तरफ जाता हुआ जो दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस में तिलक जी एक चीज देखने को मिलती है, कांग्रेस, ये मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस होता है, क्योंकि मैंने पिछले जो 15-18 सालों में यहाँ देखा है, कांग्रेस में जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो मुझे बड़ा डर लगता है कहीं कांग्रेस में कुछ होने तो नहीं जा रहा है गड़बड़, क्योंकि ऐसी चीजें रही हैं, इतिहास में देखने को मिली हैं, जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो कुछ ना कुछ बड़ा विस्फोट निकल करके आया। यानी आप ये कह रहे हैं कि पुनिया साहब के साथ अकेले में बंद कमरे में हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह की मुलाकात? देखिए, आप जो है बहुत सारी चीजों को पर्दे के सामने ले आते हैं। ऐसा है कुलदीप जी? नहीं, मैं तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था और मैं उसी तरफ जा भी रहा। नहीं, बिल्कुल गरिमा जी, आप ही को मौका दूंगा। अगर गलत ये कोड जो किया आपने, जो कोड किया गरिमा जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? पुनिया जी के साथ अकेले में मुलाकात हुई है, हरीश रावत जी की, प्रीतम सिंह जी की और यशपाल आर्य, तीनों एक साथ थे, क्या ये गलत है? नहीं, देखिए, हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। हम केदारनाथ उपचुनाव में भी जा रहे हैं, हम अदरवाइज निकाय चुनाव में भी जा रहे हैं। अगर मेरी सीनियर लीडरशिप साथ में बैठकर कुछ डिस्कस कर रही है तो मुझे नहीं लगता उसके लिए 2+2 करने की जरूरत है। वो स्वयं ही समझ में आ रहा है कि वो 4 है। और मैं यहाँ पर जो कुलदीप जी ने बात कही, मैं उसका रिबटल करना चाह रही हूँ कि कांग्रेस कंफ्यूज है या कांग्रेस अपने पुराने फॉर्म में नहीं है, कांग्रेस क्या कर रही कांग्रेस को खुद नहीं पता, कांग्रेस ने राम मंदिर में, ज्ञानवापी में नहीं किया। देखिए, हम साफ एक बात कह देना चाहते हैं कि ये केदारनाथ को लेकर या हमारे धामों को लेकर जो विवाद है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं है। यदि विवाद सत्तारूढ़ दल की तरफ से क्रिएट किए जाएंगे, चाहे वो QR कोड हो, चाहे सोना पीतल हो, चाहे देवस्थानम बोर्ड हो, चाहे हक हकूकदारियों का अधिकार हो, वो कांग्रेस पार्टी ने विवाद नहीं जन्म दिए हैं। आज शंकराचार्य जी के ऊपर जिस तरह से ये प्रहार कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा भाजपा से कि प्रहार करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनकर भी तो नहीं देख सकती। नहीं, हमारे धामों पर प्रहार होता रहेगा, हमारे धाम लूटते रहेंगे और आप सोचे कि हम मित्र विपक्ष बनकर हम कुछ ना बोले तो हम आपकी काबिलियत तो मुझे कोई संदेह नहीं है गरिमा जी, आप मुझसे लिख लीजिए। जो बात कुलदीप जी कोट कर रहे थे मैं उसको सामने लेकर आया, वो कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी, बंद कमरे में हुई पुनिया साहब से मुलाकात, उसके कई बड़े मायने हैं, वो आने वाली सियासत पर उसका असर दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो कुलदीप जी ये भी बिल्कुल सही है ना, अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा जाए, करण माहरा को काम किसने करने दिया? कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो पार्टी के तमाम बड़े नेता थे,
काम क्या करने दे रहे थे प्रदेश अध्यक्ष को? और प्रदेश अध्यक्ष का जो काम था, अकेले दम पे चुनाव लड़वाने के लिए वो रण में उतर जाते हैं और पार्टी के बड़े नेता गायब हो जाते हैं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष की यहाँ पे जो जिम्मेदारी थी उसका ही तो निर्वहन कर रहे हैं करण मेहरा? उसके अलावा क्या है, गलत क्या है उसमें? नहीं, बिल्कुल तिलक, आपने बहुत सही बात कही कि ये करण मेहरा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन करण मेहरा और कांग्रेस पार्टी, यहाँ एक बड़ा अंतर है। भले करण मेहरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मात्र करण मेहरा से नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी में और भी नेता हैं, जिसमें यशपाल आर्य हैं, हरक सिंह रावत है, हरीश रावत है, प्रीतम सिंह हैं, ये तमाम लोग, ठीक है। और ये तमाम लोग अपने आप में एक गुट है कांग्रेस का, ठीक है, जो पृथक भी हैं और कभी कभी ये कुलदीप जी, क्या ये बड़े नेता करण मेहरा को काम करने दे रहे हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं? देखिए, मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूं, मैं हवा में नहीं करूंगा, मैं इसका तथ्य दे दूंगा। बिल्कुल। देखिए, आज क्यों इकट्ठा होने की जरूरत पड़ गई? हमने उपचुनाव देखे, उपचुनाव से पहले हमने लोकसभा का चुनाव देखा, ठीक है। लोकसभा के चुनाव में जो चीजें निकल करके आई, उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जो चीजें निकल करके आई, हर कोई अपनी तरफ से ये उसको कैद करने की कोशिशों में लगा हुआ था कि ये हमारी मेहनत का परिणाम। अगर ये आपकी मेहनत का परिणाम है तो इससे पहले जो हुआ वो किसका परिणाम था, वो किसकी मेहनत? ठीक है ना। ठीक, गरिमा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रतूड़ी जी को वक्त। नहीं, मैं कुलदीप भाई की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मंगलौर और बद्रीनाथ जब हम जीते तो किसी भी मेरे नेता ने क्रेडिट नहीं लेना चाहा, और तो और प्रत्याशियों ने भी नहीं। प्रत्याशियों ने कहा ये मिली जुली जीत है, और एक सिंगल नेता का मैंने कहीं बयान नहीं पढ़ा जिसमें किसी ने ये कहा हो कि मेरी वजह से जीते हैं। इवन प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा कि मेरी वजह से जीते। माननीय हरीश रावत जी नहीं, गोदयाल जी जिन्होंने इतनी मेहनत पूरे दिन रह के बद्रीनाथ में करी, उन्होंने भी तक नहीं कहा कि ये मेरी जीत है। उन्होंने कहा ये जनता की जीत है। तो मैं नहीं मानती कि किसी ने श्रेय लेने की कोशिश करी हमारी जीत में। एक सामूहिक जीत थी, और मैं आज भी इस बात को मानती हूँ कि मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। और केवल आप लोग अयोध्या और बद्रीनाथ गिन रहे, रामेश्वरम, खाटू श्याम, चित्रकूट, श्रावस्ती, सारी धर्म नगरियां हमने इनके जबड़े से खींच के निकाल ली। अब बचा है केदारनाथ का उपचुनाव। और मैं आश्वस्त करना चाहती हूं जी के पास जा रहा हूं, एक यात्रा जो क्यों आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो कुछ हुआ उस पर कोई यात्रा नहीं, एक यात्रा अब ये मथुरा के लिए भी निकालो ना। मथुरा में भी तो है ज्ञान व्यापी के लिए कुछ प्लान करिए, कुछ अच्छा सा। देखिए तिलक जी, आ रहा हूं रतुड़ी जी, एक मिनट नहीं गरिमा जी, नहीं मुझसे कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब मौका दे रहा है ना भविष्य आपको अपनी गलती सुधारने का, तो आप मथुरा के लिए कुछ प्लान करिए। नहीं तिलक जी, मैं इसको गलती तब भी नहीं मानती। मैं आपको एक सच्चाई अभी बताऊं तिलक जी, आपका डिबेट का टाइम शुरू होने से जस्ट पहले मुझे किसी ने शंकराचार्य जी का वीडियो भेजा, जिनके ऊपर तमाम आरोप कोई संत लगा रहे हैं। हाँ। उनके ऊपर मतलब नॉन बेलेबल चार्जेस लगा रहे हैं, बलात्कार और अपहरण के चार्जेस लगा रहे हैं। मैं शंकराचार्य जी को सुन रही थी, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी आंखों में आंसू थे कि आज ये हालत हो गई कि शंकराचार्य को अपना बचाव करना पड़ रहा है, वो भी इतने निकृष्ट आरोपों पर। कोई भी मुंह उठाए, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के अभी मुक्तेश्वरानंद जी है, उनके ऊपर थूक कर चले जा रहा है, उनके ऊपर आरोप लगा के चले जा रहा है। ये भाजपा की सरकार में हो रहा है कि हमारे धर्माचार्यों के साथ हमारे ओके गरिमा जी, अब रतुड़ी जी को वक्त मिलेगा पूरा। रतुड़ी जी, इनकी राजनीतिक रोटियां, रतुड़ी जी ठीक, एक मिनट बुद्धि दे। मैं सच में बता रही हूँ, जिस तरह का 2013 का ये दो धारी तलवार है गरिमा जी, जो बात कुलदीप जी कह रहे थे, जिस तलवार पर करण मेहरा चल रहे हैं वो दो धारी तलवार है। उसका असर क्या होगा वो तो भविष्य के घर में, लेकिन है दो धारी तलवार, इतना समझ में आ गया। लेकिन रतुड़ी जी एक बात बताइए, ये आप अयोध्या हारे, आप बद्रीनाथ हारे, अब केदारनाथ नहीं हारना, ये मैं नहीं कह रहा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी मंच से कह रहे थे, याद है ना आपको? जी कार्य समिति की बैठक में थे ना आप? जी। अब ये केदारनाथ के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे थे, केदारनाथ के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अब बताइए कहीं ऐसा ना हो, और केदारनाथ और मोदी जी का तो आप लोग कहते हो ना कि कुछ अलग मसला है। देखिए तिलक जी, बद्रीनाथ हम 2022 में भी नहीं जीते थे। हाँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास वो सीट थी, कांग्रेस का व्यक्ति भाजपा में आ गया और
उनको टिकट दे दिया। नहीं रतूड़ी जी आए नहीं वो, आपने बुलाया ना उनको। वो तो जो भी नहीं रतूड़ी जी देखिए, आपके मुताबिक यानी कि जब वो ज्वाइन कर रहे थे राजेंद्र भंडारी, उससे पहले वो महाभ्रष्टाचारी थे। आप भूल गए? उनकी पत्नी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे उनके ऊपर, आप भूल गए? तब ये आज कह रहे हैं ना भ्रष्टाचारी, तो ये तब वो शिष्टाचारी कहते थे। सर आप कह रहे थे भ्रष्टाचारी, मैंने थोड़ी ना कहा। मैं तो कह रहा हूं भंडारी भ्रष्टाचारी, उनकी पत्नी भ्रष्टाचारी। कांग्रेस तब शिष्टाचारी कह रही थी ना, आज कह रही भ्रष्टाचारी। ठीक है, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, अब कोई बात नहीं। अब आगे बद्रीनाथ। फिर मैं ये कह रहा हूँ, आप हारे नहीं हारे बद्रीनाथ? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में 8,500 वोटों से वहां जीती है। सर आपका कैंडिडेट था, अब वो कहां से आया कहां से नहीं, जनता ने माना दल बदलू, बात खत्म हुई। केदारनाथ हार गए तो क्या? केदारनाथ हार गए तो क्या? देखिए केदारनाथ हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे। और पहली बार आपने मंगलौर देखा होगा ना, जहां बीजेपी कैंडिडेट लेकर आए थे आप। अरे हम कुल 422 वोटों से हारे। रतूड़ी जी, जहां हम मंगलौर में रहते नहीं थे कहीं लाइन में। रुकिए ना रतूड़ी जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, यहाँ तो 4 वोट से भी कैंडिडेट हारता और जीतता है। नाम लेकर बताऊं? जी 4 वोट से, मात्र 4 वोट से। हाँ सुबोध जी हारे। हाँ सुबोध जी हारे थे ना जी, रावत से। जी हाँ, तुम अब ये मत बोलो 400 वोट, वो पैराशूट कैंडिडेट था, उस पर जनता ने मोहर लगाई, बस बात खत्म। केदारनाथ हार गए तो? नहीं मतलब ही नहीं होता। नहीं, ये बात तो आप बद्रीनाथ में भी कह रहे थे। निश्चित तौर पर नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि कभी कभी लोग, जनता जनार्दन है, उनको वो नाराजगी पचीनी होगी कि भाई अभी इधर शायद वो गुस्सा रहा होगा। फिर आपने गलती की, वो ठीक है, वो जनता ने सबक दे दिया, लेकिन केदारनाथ हार गए तो? जी सवाल ही नहीं उठता। नहीं, क्योंकि मोदी जी की प्रतिष्ठा दांव पर है ना, ये बात बहुगुणा जी कह रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता। हम बद्रीनाथ में कोई रणनीति के तौर, मैंने कहा नहीं कि वही मतदाता था, वो आशीर्वाद दे रहा है कि हम बद्रीनाथ में 8,500 वोटों से लोकसभा जीत रहे हैं। सर अगर कोई कारण रहा ना ये बात बहुगुणा जी कह रहे थे ना, मंच से बहुगुणा जी कह रहे थे कि ये क्योंकि कनेक्शन है मोदी जी और केदारनाथ का, तो आप लोग कह रहे हो, तो ये तो प्रतिष्ठा की बात होगी ना सीधा मोदी जी की केदारनाथ। निश्चित हम भारी मतों से वहां चुनाव जीते। गोल टोपी पहनने वाले, यूनिवर्सिटी खोलने वाले कितनी मेहनत कर ले। रतूड़ी जी फिर आप वो यात्रा निकाल रहे हैं केदारनाथ तक, पैदल जी, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं केदारनाथ तक हरिद्वार से। पैदल हमको जरूरत है, प्रयासित ये करते रहे जिन्होंने केदारनाथ के साथ धोखा किया होगा। आप ही की बात, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक, आप ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, ये सियासत कर रहे हैं आप ही कह रहे हैं। मैं तो सर तुरंत हिसाब किताब यहीं बराबर 2013, 1 मिनट रुकिए ना, से जीतेंगे और नहीं ठीक है आप जीतेंगे। हिसाब जनता को याद दिला दूं मैं, क्योंकि याददाश्त जनता की कई बार कमजोर हो जाती है। 2013, कुलदीप जी गलत होऊंगा, गरिमा जी गलत होऊंगा, करेक्ट करिएगा। 2013 आपदा आई, जिन आपदा के घोटालों के गंभीर आरोप माननीय बोगड़ा जी पर लगाए, जो आपकी पार्टी में शामिल हैं, उनके कार्यकाल के तुरंत जब यह घटना घटी, तुरंत कंकाल गिनने के लिए, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, कंकाल दिखाए गए इसलिए बता रहा हूं कि यह कंकाल यहां पड़ा हुआ है, देखिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष तब के अजय भट्ट, उनके नेतृत्व में डेलीगेशन गया था केदारनाथ में कंकाल दिखाने के लिए कि देखो ये कंकाल पड़े हुए हैं यहां पर। जी याद आया रतूड़ी जी, सियासत कर रहे थे? नहीं कोई सियासत नहीं। फिर आप आज कह रहे हो कि ये पैदल यात्रा कर रहे, सियासत कर रहे हैं? और आप क्या कर रहे थे वहां पर जब डेलीगेशन ये दिखा रहा था कि कंकाल पड़े हुए मत आना उत्तराखंड, और आपके मुख्यमंत्री कह रहे सर पे कफन बांध के आना? नहीं देखिए हम तब विपक्ष में थे, हमारी भूमिका जो होनी चाहिए, आज विपक्ष में इनकी जो भूमिका है वो इनको करना चाहिए। तो सर ये भी तो विपक्ष में है, क्या करें? आंखों पर पट्टी बांधे, खूब यात्रा करें। गरिमा जी भगवान राम से भी मैंने तो शुरुआत क्षमा मांगने के लिए यात्रा करें कि हम तुम्हारे प्राण प्रतिष्ठा में तक भी नहीं आ पाए, और हमारे धामों के महात्म के साथ उनके प्रतिष्ठा, उनके मान सम्मान के साथ लगातार जब राम लला है
और तो और 2013 की दैवीय आपदा में मुझे याद है माननीय अजय भट्ट ने कहा कि सर पर 10 साल तक ये यात्रा सुचारू नहीं हो सकती। निशंक जी ने कहा कि सर पर कफन बांध के आना, और तो और इन लोगों ने अपनी जेब से नरकंकाल निकाल कर दिखाए कि इतनी लाशें और पड़ी हैं। इन लोगों ने 4 धाम यात्रा को लगातार नुकसान पहुंचाया, और जितना काम माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में हुआ है केदारनाथ में, वो केदारनाथ की जनता क्या खबर दी है गरिमा जी ने, क्या खबर दी है पता क्या कुलदीप जी? चलते चलते वो भी बता देता हूं। वो तो कुछ रोज पहले इंडिया वॉइस ने बताया कि एक कांग्रेस के जो कभी दल बदलू नंबर 1 हुआ करते थे, गद्दार नंबर 1, माननीय हरक सिंह रावत, मेरे नहीं उन्हीं के शब्द हैं कांग्रेसियों के, वो तो केदारनाथ के लिए तैयारी कर रहे हैं अंदर ही अंदर। कुलदीप जी खबर ही है, लेकिन अभी गरिमा जी ने एक खबर दी, पता है क्या? छोड़ जाता हूं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं कर्नल कोठियाल। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रतुड़ी जी, गरिमा जी और कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुत्व का हिमायती कौन? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।